नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा एक विशेष अभियान प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर चलाया गया है और इस हेतु एक चैनल निर्मित किया गया है जिसका नाम है ज्ञान सुधा सक्सेस साथी। सफलता का मित्र बनकर यह चैनल प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए नए द्वार खोलेगा, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए द्वार खोलेगा, ऐसी संभावनाएं स्पष्ट नजर आ रही हैं। इस ज्ञान सुधा चैनल से हिंदी विषय पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूं रीतिकाल पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन के बारे में हम जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका विभाजन किया है। प्रथम काल है आदिकाल, जिसे उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। द्वितीय काल है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहा गया। और हिंदी साहित्य के इतिहास में तृतीय काल, तीसरा काल ठहरता है उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल भी कहा गया। आज इसी तृतीय काल, उत्तर मध्य काल, रीति काल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम आज कौन कौन से बिंदुओं को छुएंगे रीतिकाल से संबंधित। आइए सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कि आज हम रीतिकाल पर बात करते हुए रीतिकाल के किन किन बिंदुओं को स्पर्श करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रीतिकाल की समय सीमा व नामकरण पर। रीति शब्द से तात्पर्य, संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द क्यों रूढ़ है, उसका रूढ़ अर्थ क्या है संस्कृत काव्य शास्त्र में, यह समझेंगे। रीतिकाल के आधार संस्कृत ग्रंथ कौन से हैं, इन पर चर्चा। रीतिकाल का विभाजन किसने किया है, किस रूप में किया है, क्या नाम दिए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। रीति शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, रीति शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात कहां से हुआ, और रीति काल का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाना चाहिए, भिन्न भिन्न विद्वानों की राय हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और विशिष्ट तथ्यों पर बात करते हुए अंत में हम बात करेंगे रीतिकाल की प्रेरक परिस्थितियों पर। कौन सी ऐसी राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी जिसके कारण रीतिकालीन काव्य का जन्म हुआ। रीतिकाल की समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है। अगर हम ईस्वी में परिवर्तित करके बात करें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अगर हम विक्रम संवत में से 57 कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वह ईस्वी सन आ जाता है। तो यहाँ भी अगर हम विक्रम संवत में बात करते हैं 1700 से 1900, और अगर हम ईस्वी सन में बात करते हैं तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल की समय सीमा ठहरती है। यह लगभग 200 वर्षों का समय रीति निरूपण से जुड़ा हुआ है और श्रृंगार के विविध रूपों के वर्णन से जुड़ा हुआ है। इसलिए कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल की सीमा 200 वर्ष है और 1700 से 1900 तक है। और अगर हम विषय निरूपण और भाव निरूपण की बात करें तो वहां पर श्रृंगारिकता, उसके विविध पक्ष और रीति निरूपण उसकी सीमा है। यहां तक ही प्रवृत्ति के रूप में रीतिकाल जो है वो सीमित रहा है। रीतिकाल के नामकरण को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, लेकिन अलंकरण की प्रवृत्ति वहां है, यह तो अवश्य है, लेकिन अन्य काव्यांगों को भी वहां यथेष्ट स्थान मिला है। अलंकृत विशेषण इस युग की कविता पर भले ही लागू हो जाए, लेकिन लक्षण ग्रंथों पर लागू नहीं होता जिनकी प्रचुर रचना इस काल में हुई है।
अलंकृत का नामकरण संकुचित अर्थ का द्योतक होने के कारण विभिन्न काव्यांगों रस से संपन्न इस काव्य के उपयुक्त नहीं बैठता। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे श्रृंगार काल कहा है। क्योंकि श्रृंगार की प्रवृत्ति अधिक थी, इसलिए इस आधार पर उन्होंने यह नाम दिया। रचनाएं श्रृंगारिक होने पर भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखी गई, अतः इन सभी रचनाओं के मूल में अर्थ है, न कि कवियों की श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस युग में भी ऐसे अनेक कवि थे जो अपनी श्रृंगारिक रचनाओं से संतुष्ट नहीं थे। अनेक कवि गोपा, रसरूप, सेवादास ने श्रृंगार का बहिष्कार किया और काव्यांग निरूपण किया। अनेक दूसरे जो थे उन्होंने काव्य शास्त्र का जो है वो ज्ञान कराने के लिए काव्य रचना की थी। आचार्य नहीं होने के बावजूद काव्य शास्त्र के शिक्षक तो थे ही। चिंतामणि, कुलपति, भिखारी दास, प्रताप शाही आदि ने काव्य शास्त्र का शिक्षक धर्म निष्ठा से निभाया। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, भक्ति, नीति से युक्त काव्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, अतः श्रृंगार काल भी नाम उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे कला काल नाम से संबोधित किया। वह भी ठीक नहीं लगा विद्वानों को, क्योंकि इससे ध्वनित होता है कि इसके काल के काव्य में भाव सौंदर्य गुण है और कला पक्ष महत्वपूर्ण। लेकिन मतीराम, बिहारी, चिंतामणि, देव जैसे कवियों के भाव पक्ष को और उनकी उच्चता, भाव पक्ष की उच्चता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल नाम दिया। अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त नाम है। अधिकतर कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की। भक्ति काल में भी केशव, रहीम, सुंदरदास ने काव्य शास्त्र के अनेक विषयों का निरूपण किया। नंद दास की रस मंजरी में भी नायिका भेद का वर्णन है। अगर हम रीति मुक्त कवियों की बात करें तो घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर आदि रीति जो परंपरा है उसके अंदर नहीं आते हैं। प्रत्येक युग की कुछ प्रवृत्तियां मुख्य केंद्र से हटकर चलती हैं, अतः ऐसे कवियों को रीति मुक्त नाम देकर इसी नाम से काम चलाया गया। रीति शब्द के बाद में श्रृंगार अर्थ भी ग्रहण कर लिया। रीति शब्द के अर्थ पर बात करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि रीति का शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है। रीति शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है गति, चलन, ढंग, मार्ग, पंथ, विधि, पद्धति, प्रणाली अथवा परंपरा। आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्य की घोषणा करते हुए इसे एक विशेष रचना पद्धति से संबंधित कर दिया। रीति शब्द की परिभाषा देते हुए आचार्य वामन कहते हैं, विशिष्ट पद रचना रीति है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता ने रीति को वैदर्भी, गौड़ी व पांचाली जैसी 3 पद्धतियों तक सीमित कर दिया। मध्यकालीन आचार्यों व कवियों ने व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए इसके अंतर्गत रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि सभी रचना पद्धति संबंधी नियमों व सिद्धांतों को स्थान दिया। शुक्ल जी ने भी इसी व्यापक अर्थ में रीति के का प्रयोग किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, क्योंकि हमें यह याद रखना होगा कि कौन सा कथन किसका है, इसके बारे में भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इस संबंध में कथन है कि यहाँ साहित्य को गति देने में अलंकार शास्त्र का ही जोर रहा है, जिसे उस काल में रीति, कवित्व रीति या सुकवि रीति कहने लगे थे। संभवतः इन शब्दों से प्रेरणा पाकर शुक्ल जी ने इस श्रेणी की रचनाओं को रीति काव्य कहा है। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र व विश्वनाथ प्रसाद ने भी रीति को काव्य रीति का संक्षिप्त रूप बताया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे रस रीति, प्रेम रीति का संक्षिप्त रूप माना है। इस तरह भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अर्थ में इसे ग्रहण किया है। रीति काल तक आते आते रीति शब्द का अर्थ रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि काव्यांगों का निरूपण ही हो गया था। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ है काव्य के लक्षण अथवा उनके आधार पर की गई रचना। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने इस शब्द को रीति काल के साहित्य के संदर्भ में नया शास्त्रीय अर्थ देकर प्रतिष्ठित किया।
लक्षण ग्रंथ रचने वाले कवि तो आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि में रीति कवि थे ही, जिनका दृष्टिकोण भी रीति से बंधा था, वे भी शुक्ल जी के लिए रीति कवि ही कहलाए। इससे संबंधित एक और प्रश्न है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द किसके लिए रूढ़ है? यह भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका उत्तर यही है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्यांक विशेष के लिए ही रूढ़ है, जिसे काव्यात्मक घोषित किया आचार्य वामन ने और एक स्वतंत्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आचार्य वामन ने गुण विशिष्ट रचना को रीति नाम दिया, और यदि व्याकरण को आधार बनाए तो रीति शब्द मार्ग का वाचक ठहरता है। उक्त दोनों ही शास्त्रों में रीति का अर्थ एक जैसा नहीं है। डॉक्टर महेंद्र कुमार का मत है कि यह पार्थक्य शास्त्र और व्याकरण का किसी मौलिक विभेद का द्योतक न होकर व्यवहारिक विकास का ही परिणाम रहा है। तो जब हमसे पूछा जाता है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द किसके लिए रूढ़ है, तो उसका उत्तर होगा काव्यांग विशेष के लिए। जब रीति शब्द के साथ शास्त्र अर्थ जुड़ता है, रीति शास्त्र, तो कहीं ना कहीं उसकी आधार भूमि संस्कृत ग्रंथों के अंदर दिखाई देती है। अब प्रश्न ये है कि रीति काल के अंतर्गत वे कौन से संस्कृत ग्रंथ हैं जिनका आधार रीति काल बना रीति शास्त्र का? तो वे कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं: भरत का नाट्य शास्त्र, भामय का काव्य अलंकार, दंडी का काव्य आदर्श, उद्भट का अलंकार सार संग्रह, केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर, जयदेव द्वारा रचित चंद्रलोक, अमरदेव का काव्य कल्प, लता वृक्ष, मम्मट का काव्य प्रकाश, अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, भानुदत्त की रसमंजरी रसतरंगिणी और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। ये कुछ ग्रंथ हैं जो संस्कृत ग्रंथ थे और जो रीति काल के आधार रूप में स्वीकार किए गए। रीति काल के विभाजन को लेकर जो प्रश्न किए जाते हैं उनमें से मुख्य है कि रीति काल का विभाजन किसने किया, और दूसरा प्रश्न है कि वह विभाजन क्या है। पहला प्रश्न जो है कि यह रीतिकाल का विभाजन किसने किया, इसका उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया, और वो विभाजन का नाम है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिगुप्त। आगे हम और स्पष्ट करेंगे कि इन शब्दों का क्या तात्पर्य है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रीति सिद्ध नाम से कवियों को किसने अलग स्थान दिया, तो उसका उत्तर भी यही होगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रीति शास्त्र के प्रथम ग्रंथ पर जब बात की जाती है तो प्रश्न ये है कि रीति शास्त्र का पहला प्राप्त ग्रंथ कौन सा है। अगर हम अप्राप्य अनुपलब्ध ग्रंथ की बात करें तो पुष्य कवि हुए हैं संवत 770 के आसपास। संवत 770 के आसपास हिंदी भाषा में संस्कृत के किसी अलंकार ग्रंथ का अनुवाद किया था कवि पुष्य ने। लेकिन विशेष बात यह है कि यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध होता तो रीति काव्य का ही नहीं वरन हिंदी का भी पहला ग्रंथ होता, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में रीति शास्त्र पर प्राप्त पहला ग्रंथ जो है वह है हित तरंगिणी, और उसके रचनाकार कौन है? उनके रचनाकार हैं कृपाराम। रीति शास्त्रीय परंपरा का जब हम सूत्रपात देखते हैं, उस पर भी जब हम दृष्टि डालते हैं, तो रीति शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात करने वाले सबसे पहले कवि आचार्य केशवदास हैं। केशव ने हिंदी काव्य रचना का नवीन मार्ग खोला और आगे के कवियों के लिए एक भूमिका तैयार की। केशव के बाद जिन आचार्य ने रीति काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाया उनमें दर्जनों कवि हैं। कुछ प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: चिंतामणि हैं, कुलपति मिश्र हैं, सुरति मिश्र हैं, श्रीपति, देवदास, जनराज। ये बहुत सारे कवि ऐसे थे जिन्होंने केशव के बाद रीति आचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो रीति शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात जो है वो आचार्य केशवदास से माना जाता है। या फिर दूसरे तरह से अगर पूछा जाए तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम आचार्य कवि कौन माने जाते हैं। तो प्रथम आचार्य कवि या रीति शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि केशवदास ही हैं। रीति काल के प्रवर्तक कवि के बारे में जब बात होती है तो डॉक्टर नगेंद्र प्रवर्तक कवि मानते हैं केशवदास जी को।
जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में प्रस्तुत किया। रीति काव्य की अखंड परंपरा का प्रारंभ आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि से माना है। केशव और चिंतामणि के समय में लगभग 50 वर्ष का अंतराल है और सर्वमान्य मत यही है कि केशव रीति काव्य परंपरा के प्रथम आचार्य हैं, प्रथम प्रवर्तक कवि हैं। तो चाहे आचार्य कवि की बात हो, चाहे प्रवर्तक कवि की, उसका उत्तर यही होगा, केशवदास जी। अब हम एक नजर डाल लेते हैं रीति काल के कुछ और विशेष महत्वपूर्ण तथ्य विशेष जानकारियों पर। मसलन रीति शास्त्र या लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाता है? रीति सिद्धांत विषयक व्यापक विवेचन जिसमें होता है वह रीति शास्त्र कहलाता है, और लक्षण ग्रंथ जिसमें काव्य के अंगों के लक्षण बताए जाते हैं वे लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। इसी श्रृंखला में रीतिबद्ध कवि या काव्य अर्थात रीति की परिपाटी से बंध कर जिन्होंने काव्य रचना की वे रीति कवि कहलाए और उनका काव्य रीतिबद्ध काव्य कहलाए। रीति सिद्ध कवि और काव्य रीति की परिपाटी उन्होंने सायास सप्रयास उसमें नहीं लक्षण बताए, लेकिन काव्य में वह स्वयं सिद्ध हो गई, वे रीति सिद्ध कवि कहलाए। रीति मुक्त अर्थात स्वच्छंद प्रवृत्ति के, स्वच्छंद किससे, मुक्त किससे? रीति की परंपरा से, रीति परिपाटी से मुक्त काव्य रचना जिन कवियों ने की वे रीति मुक्त कवि कहलाए और उनका काव्य रीति मुक्त काव्य कहलाया। अब एक और चीज महत्वपूर्ण है कि अलौकिक आलंबन को लौकिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया रीतिकाल में। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि राधा व कृष्ण जो भक्ति का आधार थे, प्रभु थे, इष्ट माने जाते थे भक्ति काल में, उनको रीति काल में साधारण नायक नायिका की तरह उनका वर्णन किया गया, प्रस्तुत किया गया। रीति मुक्त कवियों ने क्या किया? उन्होंने लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर ले गए, अपने लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम की ओर ले गए। मसलन हम अगर घनानंद की बात ही करें तो उन्होंने सुजान उनके लिए पहले एक भौतिक व्यक्ति है, लेकिन धीरे धीरे उनका वह भौतिक व्यक्ति ईश्वरीय अस्तित्व बन गया और सुजान से उनका तात्पर्य कृष्ण प्रेम से भी हो गया। तो इस तरह से रीति मुक्त में लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर संकेत है, जबकि बाकी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य में अलौकिक आलंबन को लौकिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया है, अर्थात राधा कृष्ण को साधारण नायक नायिका की तरह प्रस्तुत किया गया है। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इस काल के काव्य को दरबारी कवि काव्य क्यों कहा जाता है या दरबारी कवि क्यों कहलाते हैं? सीधा सा अर्थ है कि दरबारी कवि और काव्य इसलिए क्योंकि ये राज्याश्रित थे। रीति काल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, दरबार में रहते थे, और वही उनके जीविकोपार्जन का साधन भी था। उनके लिए काव्य लिखना एक शौक, एक उनका पसंदीदा काम कम था और अपनी जीविका का साधन अधिक था। श्रृंगार रस के निरूपक आचार्य पर बात करें हम तो रीति काल में श्रृंगार रस निरूपक रीति कवियों में मतीराम का स्थान सबसे ऊंचा है। अब प्रश्न ये है कि उन्हें ही यह स्थान क्यों मिला? उन्होंने 8 ग्रंथ लिखे, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार 85 और वित्त कौमुदी। इन सभी ग्रंथों में श्रृंगार रस का निरूपण उन्होंने विस्तार के साथ किया है। रसराज में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायिका भेद का विवेचन है। रसराज के उदाहरणों का वर्णन विषय भी श्रृंगार ही है। यही स्थिति अन्य ग्रंथों की भी है। मतीराम ने श्रृंगार रस का जैसा वर्णन किया है, उसी कारण उन्हें श्रृंगार रस निरूपक आचार्य कवि भी कहा जाता है। अब यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि रीति आचार्यों की प्रमुख देन क्या है? बिल्कुल संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो काव्य शास्त्र की परंपरा और रसवाद की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में रीति काल के कवियों से ही प्रारंभ होती है। प्रमुख काव्य रूप पर बात करें तो रीति काल के कवियों का प्रमुख काव्य रूप जो उन्होंने अपनाया अपने काव्य के लिए वह था मुक्तक। उसके पीछे भी कारण है कि उन्होंने रीति कवियों ने मुक्तक रूप को ही क्यों अपनाया, तो उसका कारण है राज दरबार। रीतिबद्ध रचनाओं का मुक्तक रूप होने का कारण राज दरबार ही है।
राज दरबार में थोड़े समय के लिए रसमग्न करने वाली रचना ही काम की हो सकती थी। उसका कला पक्ष और उसका चमत्कार पूर्ण होना आवश्यक था। कला पक्ष का मजबूत होना, उत्तम होना अपेक्षित था। मतलब यह है कि सम्मेलनों और दरबारी कविताओं में काव्य की प्रकृति गंभीरता साथ नहीं दे पाती, और रीतिकालीन रीतिबद्ध कविता इन्हीं कारणों से अधिकांशतः मुक्त रूप में ही लिखी गई है। उसमें चमत्कार उत्पन्न करने की प्रकृति भी अधिक रूप से दिखाई देती है। उसका कारण यही है क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो कवि केवल अपने शौक के लिए कविता नहीं लिखते थे, जीविकोपार्जन के लिए लिखते थे। तो जब वो जीविकोपार्जन के लिए लिख रहे हैं तो जो आश्रय राजा जो उनको आश्रय दे रहा है, उस राजा को प्रसन्न करना वो अपना कर्तव्य मानते थे। और यही नहीं, वो राजा की खुशी के लिए, उसकी पसंद के लिए इस तरह से लिखते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें इनाम मिले। तो जब उनको उनका उनका उद्देश्य इनाम या था या जीविकोपार्जन था या राजा को प्रसन्न करना था, तो ऐसे में प्रबंध शैली बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी उनके लिए। इसलिए उन्होंने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया, मुक्तक काव्य रूप को अपनाया। तत्काल उसका प्रभाव होता था और तत्काल उन्हें उसका इनाम या उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती थी। अब है परकीय प्रेम वर्णन किसके प्रभाव से आया। यद्यपि रीतिकाल के काव्य में स्वकीय प्रेम वर्णन भी मौजूद है, लेकिन जो परकीय प्रेम वर्णन है, वो अगर प्रश्न पूछा जाता है किसके प्रभाव स्वरूप आया, तो वह है फारसी के प्रभाव स्वरूप। रीति साहित्य की भाषा ब्रज भाषा रही है, और रीति काव्य में जब वीर भाव का पोषक कवि, इस पर प्रश्न पूछा जाता है, तो रीति काव्य में जो वीर भावना जो है वो श्रृंगार के साथ व्यक्त हुई है। क्योंकि रीति काव्य में नीति के भी पद लिखे गए हैं, भक्ति के भी पद लिखे गए हैं, वीरता के भी पद लिखे गए हैं, लेकिन प्रधानता श्रृंगार की रही है, वो अलग बात है। रीतिकालीन वीर काव्य स्वतंत्र रूप में आया है, और उसका कारण यही है कि राजाओं की कीर्ति गाथाओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया गया है। और रीतिकाल के कवियों ने वीर भावों की व्यंजना प्रबंध काव्यों द्वारा और मुक्तक काव्य द्वारा की है। इस काल के लाल, पद्माकर, सूदन, खुमान जैसे वीर भावों के पोषक कवि तो हैं ही, जिन्होंने उल्लेखनीय वीर काव्य लिखा है, लेकिन इन सब में जो सबसे ऊंचा नाम है वह भूषण का नाम है, वे सर्वोपरि है। जब अन्य रीतिकालीन कवि जो हैं वो श्रृंगार के रस में डूबे हुए थे, तब वीर भावों को जागृत करने वाले कवि जागृति के और राष्ट्रीय चेतना के वाहक बनकर भूषण की कलम, भाले, तीर और कमान व तलवार की झंझनाहट में सोई हुई आत्मा को जागृत कर रही थी। इस तरह से भूषण का एक एक पद राष्ट्रीयता का अलग जगाता है और वीर भावों की पौरुषपूर्ण वाणी में वीर भावों को प्रकट करता है। इस तरह से जो रीति काल में वीर भाव के पोषक सर्वोपरि कवि हैं, वो भूषण ही कहलाते हैं। साहित्य व समाज का संबंध बहुत गहरा रहता है। यही कारण है कि जब साहित्य किसी भी प्रकार का हमारे सामने आता है, तो तत्कालीन परिस्थितियां उस पर बहुत प्रभाव डालती हैं। तो रीति काल का साहित्य क्यों लिखा गया? क्यों उसमें रीति की प्रवृत्ति थी, श्रृंगार की प्रवृत्ति अधिक थी? क्या ऐसी परिस्थितियां थी? आइए एक नजर डालते हैं। राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जब हम देखते हैं, तो तत्कालीन जो राजनीतिक स्थितियां हैं वह मुगल शासन के वैभव, चरमोत्कर्ष व उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास का युग था, पतन का युग था। वैभव भी उस काल में हुआ, उन 200 वर्षों में, और पतन भी हुआ। और शाहजहां के शासनकाल में वह मुगल वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था। शाहजहां के पश्चात दारा शिकोह ज्येष्ठ पुत्र अपनी धार्मिक सहिष्णुता व उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन औरंगजेब ठीक विपरीत थे। औरंगजेब के बाद अल्प समय के लिए ही सही जो राजगद्दी पर आए थे, उन्होंने बहुत कुछ नष्ट किया। छोटे छोटे राज्यों में पूरा साम्राज्य बंट गया,
केंद्र की पकड़ ढीली होने लगी। नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1738 में, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ 1761 में। अंग्रेजों द्वारा धीरे धीरे आधिपत्य जमाया जाने लगा संपूर्ण भारत पे, और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास आती चली गई। 1803 के आसपास समस्त उत्तर भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1857 की क्रांति से मुगल साम्राज्य का कारुणिक अंत हुआ। प्रदेशों की राजनीतिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। राजस्थान के राजपूत होते अहंकार में, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी उनमें, आपसी कलह के कारण वे खोखले होते जा रहे थे। हाँ, बुंदेल क्षेत्र में बुंदेलों ने मराठों के साथ अवश्य लाभ उठाने का प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिली। हिंदू रजवाड़ों व अवध के नवाबों को अंततः मुगल साम्राज्य के समान ही अपना कारुणिक अंत देखना पड़ा। अगर हम सामाजिक स्थितियों को पर भी नजर डालते हैं तो वह भी उसी का प्रतिबिंब थी। घोर अधःपतन का युग था, सामंतवाद का बोलबाला था, और पूरा समाज जो है वो शोषक और शोषित दो वर्गों में बटा हुआ था। सामंतवाद का जो प्रभाव है वो जनता पर भी पड़ा। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह बन गए थे। मनसबदार व अमीर उमराव उसके अधीन थे। नीचे वालों का कर्तव्य ऊपर वालों को प्रसन्न करना था। शासित वर्ग में एक और श्रमजीवी व कृषक आते थे, तो दूसरी ओर सेठ, साहूकार, दुकानदार व व्यापारी शोषक वर्ग में आते थे। श्रमजीवी व कृषक जो है वो सब प्रकार से पीड़ित वर्ग था। गरीब की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। शासक वर्ग व संपन्न वर्ग बिना किसी काम किए हुए भी वो संपन्न था, बिना कुछ किए हुए भी। जनसाधारण के लिए सुविधाओं का अभाव था, जिससे लोग भाग्यवादी व नैतिक मूल्यों से रहित हो गए थे। नारी पर दृष्टि डालें तो नारी उस समय केवल भोग विलास का केंद्र बनकर रह गई थी, साधन बनकर रह गई थी। इसलिए अल्पायु में ही उनका विवाह कर देने का प्रचलन था। विलासिता हावी थी। ऐश्वर्य व अनैतिक संबंधों का भी बोलबाला था। सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो देखें तो वह भी बहुत शोचनीय थी। औरंगजेब के कारण, उसकी कट्टरता के कारण हिंदू मुसलमानों में दूरी उत्पन्न हो गई थी। मंदिरों में भी ऐश्वर्य व विलास की लीला समा गई थी। धर्म के नाम पर अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़ियां प्रचलित हो गई थी। धार्मिक धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, चाहे वो मंदिर में पंडित हो, चाहे वो मस्जिद में मुल्ला हो। आचार्यों की गद्दियां स्थापित कर दी गई थी। वैभव का यहाँ पर भी बोलबाला था। मठ व मंदिर देवदासियों के नृत्य से झंकृत थे। भक्ति, यहाँ तक कि भक्ति में भी स्थूल इंद्रियता व लोलुपता का प्रवेश हो चुका था। और जो कृष्ण भक्ति की रसिकता है उसकी छाया राम भक्ति पर भी दिखाई देने लगी थी। इस्लाम में भी रूढ़िवादिता बढ़ी थी। कुरान भी कंठस्थ करने तक ही सीमित रह गया था, और मुसलमानों में सूफी चिश्ती संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया था। अब हम नजर डाल लेते हैं कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों पर। कलात्मक परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं तो स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला के उन्नयन का काल था यह। शाहजहां की इमारतों में कलात्मक सूक्ष्म सौंदर्य व अलंकरण साफ देखा जा सकता है, जिसका उदाहरण ताजमहल है। औरंगजेब द्वारा यद्यपि इन कलाओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया, चित्रकला में फारसी व भारतीय शैली की हमें झलक मिलती है, और मुगल शैली में भारतीय रंगों की प्रधानता बढ़ गई। सम्राटों के अतिरिक्त, सम्राटों पर तो केंद्रित थी ही, सम्राटों के चित्र तो बनाए जाते थे क्योंकि वे दरबारी कवि थे, दरबारी कलाकार होते थे, लेकिन सम्राटों के अतिरिक्त पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए जाने लगे। राजस्थानी व कांगड़ा शैली इस काल की प्रसिद्ध चित्र शैलियां थी। तानसेन व बैजू बावरा की संगीत कला को औरंगजेब की विचारधारा ने आघात पहुंचाया। राग रागनियों का भी इस काल में विकास हुआ। विशेष रूप से मोहम्मद शाह रंगीले ने इसे बहुत प्रोत्साहित किया। इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनका हम बारीक से अध्ययन करें तो कई बार परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि तत्कालीन स्थापत्य कला जो है वो समृद्ध थी या नहीं थी, या फिर परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछते हुए ये पूछा जाता है कि रीति काल में किस राजा द्वारा उसको कलात्मक जो कला पक्ष है उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक परिस्थितियों पर जब हम नजर डालते हैं तो साहित्यिक दृष्टि से यह समृद्ध युग था, और कवि व कलाकार चाहे साधारण वर्ग का हो तो भी उसे पर्याप्त सम्मान मिलता था।
सृजन के लिए लेकिन आवश्यक स्वतंत्रता नहीं थी। और वह क्यों नहीं थी? क्योंकि हम जानते हैं कि तत्कालीन जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो किसी न किसी राजा के दरबार में आश्रित रहते थे और उन्हें प्रसन्न करना, उस राजा को प्रसन्न करना वो अपना धर्म समझते थे। तत्कालीन राजभाषा फारसी थी और ब्रज भाषा में भी फारसी की अलंकरण प्रवृत्ति का प्रभाव देखा जा सकता है। अतिरंजनापूर्ण शैली में प्रशस्तियां लिखी गई क्योंकि वो राजा को खुश करना चाहते थे, बढ़ा चढ़ाकर लिखा उन्होंने। और तत्कालीन जो राजा थे उनकी रुचियों व फारसी काव्य के प्रभाव से हिंदी कवियों ने भी राधा और कृष्ण को एक साधारण नायक नायिका की तरह प्रस्तुत किया और राधा और कृष्ण के नाम पर कुत्सित और विभत्स श्रृंगारिक चित्र प्रस्तुत किए। इस तरह ये जो काव्य था, रीतिकालीन काव्य, वह सामंतों की छाया में पला बड़ा काव्य था। और इसीलिए इस रीतिकालीन काव्य के बारे में कहा जाता है कि विवेकहीन विलास की मदिरा पीकर कविता कामिनी बेसुध हो गई। इस काल का जो काव्य है उसमें स्वार्थग्रस्त राजनीतिक सामंती वातावरण से प्रेरित सामाजिक अव्यवस्था, विलासपूर्ण वैभव से युक्त प्रदर्शन प्रधान व अलंकरण की प्रवृत्ति से पूर्ण काव्य था। यह जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनका स्पष्ट प्रभाव जो है वो रीतिकालीन काव्य पर दिखाई देता है। इसका जो दुष्प्रभाव एक यह भी हुआ कि कलाकार की जो स्वतः स्फूर्त चेतना थी वो स्थूल रूप से कहीं ना कहीं नीचे दबकर रह गई थी। वह अपनी अपनी कला को उभार नहीं सकता था क्योंकि उसके ऊपर एक दबाव था, राजा का दबाव था और उस राजा के दबाव को अनुपालन करना वह अपना कर्तव्य समझता था। तो ये जो रीतिकाल का हमने अध्ययन किया है, रीतिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन किया है और बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हमने आज चर्चा की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।